नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में सीएम धामी ने दी मंजूरी। डीएम को सौंपी 3 करोड़ की राशि। 22 जुलाई से गंगाजल भरने आएंगे कई राज्यों के श्रद्धालु। नगर पालिका भवन कर अधिनियम में संशोधन। मसूरी में ड्रोन से सर्वे पूरा। टैक्स वसूली में बढ़ोतरी से भरेगा खजाना। प्रदेश में हरेला पर्व 16 जुलाई को। जन आंदोलन में रोपे जाएंगे लाखों पौधे। मुख्य सचिव डीएम को दिए ठोस एक्शन प्लान के निर्देश। लालकुआ में पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के आगे झुका वन विभाग। रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ नहीं काटने का निर्णय। पेयजल निगम में कनार काटा गांव किया चिन्हित। प्रदेश में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। कई जगह बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बाधित। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर इसे हरिद्वार के जिलाधिकारी को उपलब्ध करवा दिया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा था कि गत वर्ष की कांवड़ यात्रा में आए शिव भक्तों की संख्या अब व्यवस्थाओं के दृष्टिगत इस वर्ष कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने जिलाधिकारी हरिद्वार को संबोधित शासन आदेश में स्पष्ट किया है कि कांवड़ मेला 2024 की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त धनराशि की मांग के सापेक्ष धनराशि वित्तीय नियमों के अंतर्गत ही खर्च की जाए। बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में करोड़ों शिव भक्त गंगाजल भरने के लिए पहुंचेंगे। आजकल पहाड़ों में मानसून की बरसात ने काफी कहर ढाया हुआ है, जिस कारण पहाड़ों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई बार पूरी तरह से बाधित हो जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चारधाम पर निकले हुए तीर्थयात्रियों की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही। तीर्थयात्री जैसे तैसे करके चारधाम की यात्रा को पूरी कर रहे हैं। तो वहीं बात करें भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की, तो यहाँ भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ तीर्थयात्री बरसात और बाधित हुए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की परवाह न करते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और नारायण हरि के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि अब पहाड़ों में थोड़ा मौसम साफ हो चला है, लेकिन इसके बावजूद भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोगों के लिए काफी मुसीबत बना हुआ है। यहाँ बिन बरसात के ही राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर पूरी तरह से बाधित हो गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चिकित्सालय में वृक्षारोपण के उपरांत 2 दिन पूर्व कठुआ में घुसपैठी आतंकी हमले में देश के 5 वीर जाबाज शहीदों की शहादत पर भावुक स्वर में बोले कि हमारे देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के 5 जाबाज सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों को शत शत प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही परमपिता परमेश्वर से अपने चरणों में लेने की प्रार्थना करते हुए कहा कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सौहार्दपूर्ण धैर्य बनाए रखे हैं। और वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा की शेला रानी रावत के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। सैनिक जो हम लोगों की हिफाजत के लिए देश की सीमाओं पर तैनात थे, आतंकवादी हमले में हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, आवागमन से मुक्त करें। साथ ही हमारे साथ की विधायिका हैं श्रीमती शैला रावत जी, गंभीर बीमारी की वजह से निधन हो गया है। मैं उनकी भी आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करता हूँ।
उत्तराखंड सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया है। अब भवन कर निर्धारित करने के लिए प्रदेश की 14 निकायों में ड्रोन सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसमें मसूरी में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं अब जमीनी स्तर पर मसूरी में सभी प्राइवेट और कमर्शियल संपत्तियों का सर्वे का कार्य शुरू होगा। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश निथानी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर भवन पर निर्धारित किया जाना है, जिसका सर्वे ड्रोन और जमीन स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए सर्किल रेट के अनुसार ओपन लैंड का 5%, डोमेस्टिक लैंड का 25% और कमर्शियल लैंड का 5% टैक्स लगाया जाना है। इससे हर साल नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी और लगभग 20 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ड्रोन सर्वे के बाद इसकी संख्या बढ़ जाएगी। वे अप्रैल 2025 से यह योजना लागू हो जाएगी। हाउस टैक्स में सुधार के उसमें एक सभी प्रॉपर्टी का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। एक रामटेक कंपनी है जिसको 14 निकायों में कार्य दिया गया है। उनके द्वारा मसूरी में कार्य ड्रोन फ्लाई का पूर्ण कर लिया गया है और इसके बाद उनके द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और पूरा डाटा नगर पालिका को उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के आधार पे आगे हाउस टैक्स रिवाइज किया जाएगा। तो इसमें जो 1 अप्रैल 2025 से उम्मीद है कि ये नया टैक्स शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्रदेश भर में 16 जुलाई को हरेला पर्व को व्यापक जन आंदोलन के रूप में मनाए जाने को लेकर के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से एक्शन प्लान की रिपोर्ट तलब की। सीएस ने जिलाधिकारी को ठोस एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए जनपदों में वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ हरेला पर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों के संबंध में बैठक में हरेला पर्व के दौरान किए गए वृक्षारोपण का डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को दिए हैं कि वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ ही नर्सरी में पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि जनपदों में जिन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है वहां पर बृहत स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। इस वर्ष जनपद देहरादून द्वारा 10 लाख से अधिक, हरिद्वार और 2 लाख से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के सावन माह में मुख्य त्योहार पर्व हरेला के रूप में मनाया जाता है। इसे लेकर भाजपा सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री गदरपुर विधायक अरविंद पांडे अपने समर्थकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचे। यहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चिकित्सालय परिसर में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह चौहान सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री गदरपुर विधायक अरविंद पांडे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व अपने आप में विशेष महत्व रखता है। बिना हरियाली वृक्ष के सनसेट मौसम की खुशियां समाप्त हो जाती हैं। प्रदेश का लोक पर्व त्यौहार हरेला है और ये हरेला पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि प्रकृति को बदलते हुए हम लोगों ने बड़ी निकट से देखा है कि गर्मी के समय में इतना अधिक तापमान हो गया कि जीवन जीना मुश्किल हो गया। अब जब गर्मी खत्म हुई, बरसातें चालू हुई हैं, तो बरसात इतनी बेइंतहा हुई कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये प्रकृति का संदेश है। मानव जाति को इसे सीख लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और आने वाले टाइम जो मानव जाति है उसको जीवन जीने में कोई कठिनाई ना आए। बद्रीनाथ विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव होने के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। निकटवर्ती मतदेय स्थलों की करीब 68 पोलिंग पार्टियों की वापसी हो चुकी है, तो वहीं आज दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग बूथों की पार्टियों की वापसी आज हो रही है। बता दें कि पोलिंग पार्टियों के द्वारा आवश्यक सामग्री पीजी कॉलेज गोपेश्वर में आज जमा कर दी जाएगी। की तरफ मानसून सीजन के दृष्टिगत वन विभाग ने एक अच्छी पहल की, जिसमें नेशनल हाईवे 109 के किनारे पर
700 पेड़ लगाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत आज लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने नेशनल हाईवे 109 पर चल रहे वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पौधारोपण के साथ साथ उसकी उचित देखरेख भी जरूरी है, तभी यह धरा हरी भरी हो सकती है। देखिए, वृक्षारोपण की अपने आप में हमेशा से ही महत्ता रही है और वर्तमान में विकास के दौर में, आधुनिकता के दौर में इसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ वृक्षों का रोपण अवश्य करें, न केवल रोपण करें बल्कि उनको बड़ा करने में भी उनकी देखभाल भी करें। इसी क्रम में आज वन विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और वन विभाग ने हमेशा ही वृक्षारोपण को मिशन के रूप में लिया है। मुझे उम्मीद है कि आज से इसका शुभारंभ हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश देर से शुरू हुई तो वृक्षारोपण भी विलंब से हो रहा है। ये जब NH 87 का निर्माण हुआ था तो निर्माण के दौरान क्योंकि सड़क चौड़ी हुई थी तो काफ़ी संख्या में वृक्ष काटे गए थे। तो आज जो ये वनीकरण हम देख रहे हैं, इसमें हम नगला चौराहे से लेकर लालकुआं के मध्य 700 पौधों का वनीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर लालकुआं से हल्द्वानी की तरफ भी हम लोग पौधे लगाएंगे। तो ये सारे के सारे पौधे उस क्षतिपूर्ति के लिए हैं जो कि वृक्ष हमने इस मार्ग के निर्माण में काटे हैं। जहाँ तक समग्र रूप से प्रभाग की योजना की बात है तो इस बार हम लोग लगभग 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर पर्यावरण को कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो वो वनीकरण है। पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह माल देवता के निकट द्वारा गांव के पास कनार कांटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। पिछले दिनों सोंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए थे। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनार काटन गांव की जगह को चिन्हित किया है। जनता का विरोध है कि भाई बड़े घने साल के वृक्ष हैं वहाँ पे, तो वो कट जाएंगे और जो पर्यावरण है वो इफेक्टेड होगा, इसलिए साइट को चेंज किया गया और नई जगह तलाशी जा रही है। इसके चलते सब कुछ डिले वही है, कम से कम अब मान लीजिए ये प्रोजेक्ट लगभग 1 साल पीछे चला गया है और अगर अभी वहाँ पर टेंडरिंग प्रोसेस शुरू था, लेकिन पर्यावरण को भी बचाना है। उत्तराखंड में लगातार मानसून ने रफ्तार पकड़ रखी है, तो वहीं मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही IMD ने कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा जताया। इधर देहरादून में आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 24.44 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आर्द्रता 63% दर्ज की गई है। देहरादून में आज न्यूनतम तापमान 24.44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत,
पहाड़ों में बारिश जो है अब वो आफत बनकर बरस रही है। वैसे तो बारिश को अमृत माना जाता है क्योंकि जल स्तर को बढ़ाने के लिए ये काफी बेहद ही जरूरी है, लेकिन अब पहाड़ों की बात की जाए तो यही बारिश आफत बनकर वहां पर बरस रही है। आज अगर मौसम के अपडेट को लेकर बात करें तो क्या कुछ मौसम का मिजाज वहां पर रहने वाला है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में लगातार जो मानसून की बारिश है वो लगातार हो रही है और पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश रुक रुक करके हो रही है। अगर हम आज मौसम विभाग के बकायदा देहरादून केंद्र के पूर्वानुमान की बात करें तो आज 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंशिक से मध्यम बारिश कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और चंपावत में हो सकती है। वहीं गढ़वाल जोन के देहरादून, हरिद्वार के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली में भारी से भारी बारिश हो सकती है और इसका अलर्ट जारी किया गया है येलो अलर्ट के तौर पर। साथ ही साथ क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में सरकार ने भी DITR के माध्यम से तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर जहां पर घाट गदेरे या नदी नाले खतरे के निशान के करीब बह रहे हैं, वहां पर किसी भी तीर्थ यात्रियों को या स्थानीय लोगों को जाने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। कोई भी नदी किनारे न जाए और जहां पर लोग नदी किनारे रह रहे हैं उनको खाली करा करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना उत्तराखंड में न घटने पाए। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में बाढ़ के रूप में दिखाई दे रहा है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चारधाम यात्रा में भी काफी चुनौतियां सामने आ रही है। भूस्खलन हो रहा है। आपने देखा होगा कि कल उत्तराखंड विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे थे। उस दरमियान भी बद्रीनाथ क्षेत्र की बात करें तो बड़ा भूस्खलन बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ है, जहां पर कि लगातार BRO के अधिकारियों की ओर से देर रात भी सड़क खोलने के कार्य लगातार जारी है और जो सड़कें बाधित हो रही हैं या लगातार बंद हो रही है उनको BRO और PWD के अधिकारियों की ओर से लगातार मौके पर उसको निस्तारित करते हुए सड़कों की आवाजाही खोल दी जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके की फौरी तौर पर तैयारियां होती हैं, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि चाहे वो रसद की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, राशन की बात हो, उसके लिए जो मिड सेंटर में बनाए गए, चाहे गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल हो, जो गोडाउन बनाए गए हैं वहां पर रसद पूरी मात्रा में होना चाहिए। अगर सड़कें बंद हो जाती है जब तक खुलती नहीं है या लोगों को किसी भी तरीके की कोई दुश्वारी या कोई परेशानी न हो, रसद को लेकर के या जरूरी आवश्यक सेवाओं को लेकर के तत्काल प्रभाव से जो स्टोरेज है उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रखा गया। इसके अलावा JCB और जो बड़े बोल्डर को हटाने के लिए इक्विपमेंट है उनको भी अलग अलग जगह पर मूव कराया गया है, ताकि कहीं पर अगर इस तरीके से चारधाम यात्रा मार्ग या बैंक सड़कें बंद होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से 2 से 4 घंटे में खोला जाए। तो मौसम विभाग ने एक बार येलो अलर्ट जारी किया है और इसी के तहत सरकार ने निर्देशित भी किया है कि सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ ही चारधाम यात्रा करें और स्थानीय लोगों से भी कहा है कि नदी किनारे जहां पर भी खतरे के निशान के पास नदियां बह रही हैं या पानी की मात्रा बढ़ रही है वहां पर लोग जाने से गुरेज करें। जी, SN पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जोशीमठ जोगी धारा के पास में पिछले 48 घंटे से अधिक समय से बंद पड़े बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को संबंधित विभाग ने पैदल आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया है, जिसके चलते अब तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोग बंद पड़ी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। अभी भी जोगी धारा के समीप बंद पड़ी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलने में थोड़ा समय और लग सकता है। इसके साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेर, पानी, पीपल कोटी, पागल नाला में अभी भी बाधित पड़ा हुआ है। हल्द्वानी, लालकुआ और चोर गलिया इलाके में विगत दिनों हुई भारी मूसलाधार बरसात के बाद जलभराव से लोगों का काफी नुकसान हुआ। घरों का सामान और राशन भी बर्बाद हुआ। साथ ही नदियों से खेतों का कटाव भी जारी है। उधर जिलाधिकारी के निर्देश पर नुकसान का आकलन करने के साथ ही तत्काल सहायता राशि भी दी जा रही है। जिला प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन कर 24 घंटे के भीतर सहायता राशि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हल्द्वानी तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि अब तक 48 परिवारों को आपदा मद के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे कुछ लोगों के घरों में पानी भरा और उनके राशन का तथा कपड़ों का नुकसान हुआ है, जिसके कारण मानकों के तहत
राशि का वितरण किया जा रहा है। ऐसे कुल 48 परिवार हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिनको अभी तक भुगतान किया जा चुका है। बरसात की पहली बारिश में ही काफ़ी आपदा आ रही है। पानी हर जगह पानी का भराव हो चुका है और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी चोरगलिया क्षेत्र में ग्राम आमखेड़ा के मुखानी खड़कू गांव है, उसमें 8 तारीख को रात्रि में काफ़ी पानी भर गया था। पूरे घरों में पानी भर गया था, जिसके सवेरे हमें प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन से पटवारी जी और अन्य अधिकारी जी आके यहाँ पर जाँच की गई और उसमें प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत चेक दिए जा रहे हैं, जिसके में 5,000 की धनराशि है। इससे क्षेत्रवासी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। विगत दिन हुई बरसात से हल्द्वानी नगर निगम की नालियों और सड़कों पर पड़ा कूड़ा बहकर लालकुआ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। इस कूड़े से न सिर्फ किसानों की कई एकड़ उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई, बल्कि अब कूड़े की दुर्गंध से संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम इसे भयंकर बरसात का हवाला देकर अब सफाई करने की बात कह रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा समय पर सफाई की गई होती तो शहर का पूरा कूड़ा ग्रामीण इलाके में किसानों की जमीन की बर्बादी का कारण नहीं बनता। ऐसा है कि वर्षा का जो जल है वो पहाड़ की ओर से काफ़ी तेज़ वेग से आया था। उसने उस कूड़े को भी उठा लिया जो सड़क पे था, वो कूड़ा भी लेकर के आया जो ऊपर अप स्ट्रीम में था। हमारे नाले की सफाई हर साल से इस बार बेहतर की गई है और सफाई के पश्चात जो लोगों ने कूड़ा डाल दिया कहीं ना कहीं वो भी, और जो सड़क का कूड़ा है वो बह करके आया है। अब जब पानी कम हुआ है तो हमारी टीमें सफाई कर रही हैं। इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।